वो आंखें जिनमें हर बार एक नई कहानी तैरती दिखती थी, कभी हंसी छुपाती तो कभी दर्द का समंदर बन जाती। वो चेहरा जिसकी एक झलक से वक्त थम जाए, जिसे देखकर खूबसूरती की परिभाषाएं बदल जाएं। और वो नाम रेखा, जो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक अधूरी मगर अमर मोहब्बत की सबसे बेजोड़ मिसाल है। इन आँखों की मस्ती। रेखा एक नाम जिसे सुनते ही जुबां पर रहस्य आ जाता है और दिल में एक कसक सी उठती है। एक ऐसी शख्सियत जो जितनी खूबसूरत बाहर से थी उतनी ही उलझी हुई अंदर से। एक औरत जिसे लोग शोहरत, पैसे और ग्लैमर से जोड़ते रहे, लेकिन जिसे असल में समझा बहुत कम लोगों ने। क्योंकि रेखा की जिंदगी एक ऐसी फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट तो सबने पढ़ा, लेकिन क्लाइमैक्स आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम उसी अधूरी फिल्म की बात करने जा रहे हैं। रेखा की जिंदगी की फिल्म, वो कहानी जिसमें जितनी चमक थी उससे कई गुना ज्यादा छावें थीं। वो सफर जिसमें शोहरत तो थी लेकिन साथ में तन्हाई भी। वो मोहब्बतें जिनका कोई नाम नहीं था, वो रिश्ते जिनकी शुरुआत तो हुई लेकिन अंजाम कभी नहीं आया, और वो साहस जिसने रेखा को हर बार टूटने के बाद भी औरों से ज्यादा मजबूत बना दिया। तो आइए पर्दे के पीछे की उस औरत से मिलते हैं जिसे हम सब ने सिल्वर स्क्रीन पर देखा लेकिन असली जिंदगी में कभी समझ नहीं पाए। ये सिर्फ रेखा की बायोग्राफी नहीं है, ये एक एहसास है, एक अधूरी मोहब्बत की अमर दास्तान है जो आपके दिल को छू जाएगी। भानुरेखा गणेशन नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। पिता जैमिनी गणेशन, साउथ इंडियन सिनेमा का सुपरस्टार। मां पुष्पावली, तेलुगु फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री। लोग सोचते थे, वाह, ये बच्ची तो स्टार्स के बीच पैदा हुई है, इसकी जिंदगी तो बहुत ही सुनहरी होगी। लेकिन हकीकत इससे उलट थी। रेखा के नसीब में प्यार नहीं था, न ही पिता का सहारा, न ही वो गोद जिसमें सिर रखकर कोई बच्चा अपनी दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा महसूस करता है। पिता जैमिनी गणेशन ने कभी रेखा को अपनाया ही नहीं। उन्होंने उसका नाम तक अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। रेखा ने उन्हें सिर्फ पर्दे पर देखा, जब वो किसी और की बेटी के पिता बनते थे, जब वो किसी और औरत को प्यार करते थे। लेकिन असल जिंदगी में रेखा के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। छोटी सी रेखा समझ नहीं पाती थी कि आखिर ये दूरी क्यों है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया, दुनिया से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो नहीं मिला उसे शिकायतों में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में बदलना चाहिए। बचपन में ही हालात ऐसे बन गए कि रेखा को पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। घर में पैसों की तंगी थी, मां अकेली थी और बेटियों की जिम्मेदारी सिर पर थी। रेखा सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने कैमरे के सामने कदम रखा। फिल्म थी रंगुल्ला रत्नम, एक तेलुगु फिल्म। बाल कलाकार के रूप में रेखा की मासूम आंखों में तब भी एक गहराई थी, जैसे वो पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में जी रही हो। फिर 1969 में रेखा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म थी सावन भादो। ये फिल्म सुपरहिट हुई और रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन उनकी त्वचा की रंगत, हिंदी बोलने का तरीका, उनकी चाल ढाल, इन सब का मजाक उड़ाया गया। लेकिन रेखा टूटी नहीं। उन्होंने अपने आप को निखारने का फैसला किया। वो दिन याद कीजिए जब एक नवोदित अभिनेत्री को महज उसकी त्वचा की रंगत, उसकी भाषा पर पकड़ की कमी और उसकी चाल ढाल को लेकर ताने सुनने पड़ते थे। रेखा एक नाम जो धीरे धीरे सितारों की दुनिया में चमकने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन शुरुआत में लोग उसे एक संपूर्ण कलाकार मानने को तैयार नहीं थे। किसी ने कहा, यह सिर्फ चेहरा है, इसमें अभिनय कहां? तो किसी ने उसके उच्चारण पर उंगली उठाई। पर क्या रेखा ने इन आलोचनाओं से हार मानी? नहीं, उसने इन्हीं तानों को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को तराशा, जैसे कोई कारीगर पत्थर में से मूर्ति निकालता है। वजन कम किया, हिंदी की बारीकियां सीखी और अपनी चाल ढाल में एक ऐसी नफासत लाई जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर गई। धीरे धीरे वो साड़ी पहनने की एक जीती जागती परिभाषा बन गई। उनके हर लुक ने फैशन की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। लोग उन्हें अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि स्टाइल आइकॉन कहने लगे। और फिर आई वो फिल्म घर, जिसने रेखा के अभिनय को वो मंच दिया जहां से उनकी परिपक्वता साफ झलकने लगी। उस फिल्म में उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता का किरदार निभाया, नजाकत और गहराई के साथ। उनके हाव भाव, उनकी संवाद अदायगी और उनकी आंखों में छिपा दर्द सब ने आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वही आलोचक अब कहने लगे, ये सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं है, ये एक गंभीर कलाकार है, एक ऐसी अदाकारा
जो हर किरदार में जीती है, निभाती नहीं। रेखा का यह कायाकल्प सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, यह एक आत्मिक पुनर्जन्म था। आलोचनाओं को सीढ़ियां बनाकर वो एक नए शिखर पर पहुंची थीं, जहां सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि प्रतिभा की गूंज थी। जब एक अभिनेत्री किरदार में इतना घुल मिल जाए कि पर्दे और हकीकत के बीच की रेखा मिट जाए, तो समझ लीजिए वो रेखा ही होती है। उमराव जान एक फिल्म नहीं, एक कविता थी, और रेखा उस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति। जब उन्होंने लखनऊ की तवायफ का किरदार निभाया तो वो सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रही थीं, वो जी रही थीं उस दर्द को, उस मोहब्बत को, उस अदब को जो उस दौर की तहजीब में रचा बसा था। उनकी हर नज़म में एक टूटा हुआ ख्वाब था, हर ठुमरी में एक दबी हुई चीख और हर आंख में एक अधूरी मोहब्बत। रेखा के अद्भुत अभिनय ने दर्शकों को यह महसूस कराया कि उमराव जान कोई काल्पनिक किरदार नहीं थी, वो सामने बैठी पलकों से शेर कहती एक सच्ची औरत थी। शायद यही वजह थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ा इनाम था वो इज्जत जो इस फिल्म ने उन्हें एक अभिनेत्री से अदाकारा बना दिया। और फिर आई 1988 की खून भरी मांग। ये फिल्म एक कहानी नहीं थी, ये एक घाव था, एक ऐसी औरत की कहानी जिसे उसके अपने ही पति ने मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन वो लौटी, जिंदा, मजबूत और बेशुमार दर्द के साथ। रेखा इस किरदार में सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थीं, वो अपनी ही जिंदगी के जख्मों को सीन दर सीन खोल रही थीं। जब उन्होंने बदले की आग में झुलसती आंखों से कैमरे की तरफ देखा, तो हर दर्शक ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक औरत की दबी हुई चीख है जो अब चुप नहीं रहेगी। इस फिल्म में रेखा का अभिनय इतना प्रचंड था, इतना सच्चा था कि आलोचकों ने एक सुर में कहा, यह अभिनय नहीं था, ये आत्मा की चीख थी। इन दो फिल्मों ने रेखा को सिर्फ सुपरस्टार नहीं, संघर्ष और सौंदर्य की जीवित मूर्ति बना दिया। अमिताभ बच्चन, रेखा की जिंदगी की सबसे चर्चित और रहस्यमयी मोहब्बत। दो अनजाने से दोनों की जोड़ी बनी, लेकिन असल मोहब्बत गंगा की सौगंध के सेट पर सामने आई, जब अमिताभ ने रेखा के साथ बदतमीजी करने वाले एक शख्स को थप्पड़ मारा। इस घटना के बाद रेखा ने माना, कोई तो है जो मेरी परवाह करता है, लेकिन यह रिश्ता कभी नाम नहीं पा सका। अमिताभ ने अपने परिवार को चुना, रेखा अकेली रह गई। रेखा की शादी 1990 में दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली। रेखा को फिर से मनहूस कहा गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। न कोई सफाई, न कोई बहाना। वो द्वार था जब रेखा का नाम हर अखबार, हर मैगजीन और हर फिल्मी गलियारे में गूंजता था, लेकिन सिर्फ उनकी अदाकारी के लिए नहीं, बल्कि उनके अफेयर्स के लिए। समाज को उनकी मोहब्बतें अखरने लगी थीं, मानो एक औरत का प्यार करना कोई गुनाह हो। संजय दत्त से लेकर अक्षय कुमार तक कई नामों से रेखा का नाम जोड़ा गया, लेकिन क्या वो नाम सिर्फ अफवाह थे या उनमें कोई सच्चाई थी, ये कभी किसी को पूरी तरह पता नहीं चला, क्योंकि रेखा ने कभी कुछ कहा नहीं, ना किसी रिश्ते को स्वीकारा, ना किसी आरोप को नकारा। 1996 में जब खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई तो दर्शकों की धड़कनें थम गईं। अक्षय कुमार के साथ उनके बोल्ड सीन ने जैसे पर्दे पर आग लगा दी। दर्शक सिनेमा घरों में तालियां बजा रहे थे, लेकिन वही सीन जब अखबारों की हेडलाइन बने तो आलोचना की आग में रेखा को झुलसाया जाने लगा। लोगों ने ताने मारे, इस उम्र में ये सब करना शोभा देता है? क्या ये वही रेखा हैं जो कभी उमराव जान थीं? लेकिन रेखा हमेशा की तरह खामोश रहीं। उन्होंने जवाब देना नहीं चुना, बल्कि चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया, क्योंकि वो जानती थीं, जब तुम्हारी चुप्पी दूसरों की आवाज से भारी हो, तब हर सवाल खुद ही बेमानी हो जाता है। समाज ने रेखा को बार बार जज किया, कभी उनके रिश्तों के लिए, कभी उनकी चुप्पियों के लिए, लेकिन रेखा हमेशा अपनी शर्तों पर जीती रहीं। ना उन्होंने अपनी मोहब्बतों से इनकार किया, न कभी अपने फैसलों पर शर्मिंदा हुई। रेखा ने एक औरत को सिर्फ प्यार करने का नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का हक भी सिखाया। एक ऐसी अदाकारा जो तमाशा नहीं बनी, बल्कि हर तमाशे के बीच खड़ी होकर खुद को मुकम्मल करती गई। वो जो कभी पर्दे की रानी थीं, जिनके इशारे पर कहानियां करवट बदलती थीं, अब उम्र की सीढ़ियां चढ़कर भी उसी ठाठ, उसी तेज में खड़ी थीं। 2000 के बाद रेखा की पर्दे पर मौजूदगी भले ही कम हो गई हो, लेकिन जब भी लौटी तो जैसे वक्त रुक गया। उन्होंने ये साबित किया कि रिटर्न हमेशा धमाकेदार होना चाहिए,
न कि बस औपचारिक। कोई मिल गया में जब उन्होंने ऋतिक रोशन की मां का किरदार निभाया तो उनकी आंखों में वो ममता थी जो सिर्फ एक अनुभवी और दिल से महसूस करने वाली अदाकारा ही दे सकती है। न ओवर एक्टिंग, न दिखावा, बस एक मां अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ती हुई। रेखा ने इस किरदार में अपना सारा जीवन का अनुभव उड़ेल दिया। और फिर आई परिणीता, एक तवायफ के रोल में, लेकिन वो तवायफ जो वेश्या नहीं, एक फनकार थी। रेखा उस गाने में नहीं नाची थी, उन्होंने हर अदा में इज्जत की झलक दी। उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग भूल गए कि उनकी उम्र क्या है। बस वो ये सोचते रह गए कि कैसे कोई औरत इतनी उम्र में भी इतनी मोहक, इतनी आत्मविश्वासी हो सकती है। रेखा ने एक लाइन नहीं, एक धारणा तोड़ी कि उम्र बढ़ने के बाद महिलाओं को बस मां या दादी के किरदार में सिमटना पड़ता है। उन्होंने दिखाया कि उम्र कभी भी हुनर की दीवार नहीं बन सकती, बल्कि जब वो पर्दे पर आती हैं तो उम्र उनके पीछे चलती है, क्योंकि स्टारडम कभी बूढ़ा नहीं होता। मांग में सिंदूर, लेकिन किसके नाम का? ये सवाल सालों से हर किसी के मन में है। हर बार जब रेखा किसी इवेंट में नजर आती है, रॉयल साड़ी में लिपटी चमकती आंखें और मांग में वो चमकता हुआ सिंदूर, तो कैमरे थम जाते हैं, फोटोग्राफर क्लिक करना भूल जाते हैं और लोगों के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अब ये किसके नाम का सिंदूर है? किसी विधवा की तरह अकेली जिंदगी जीने वाली इस औरत के माथे पर सिंदूर देखकर लोगों की जिज्ञासा और भी तेज हो जाती है। और रेखा हर बार मुस्कुरा देती है, न कभी उस सिंदूर की सफाई दी, न कभी किसी सवाल का जवाब दिया। बस वो मुस्कान जो मानो कहती हो, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। कुछ कहते हैं ये सिंदूर उस अधूरी मोहब्बत की याद है जिसका नाम हर दिल जानता है, लेकिन जुबान लेने से डरती है। अमिताभ बच्चन। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, तो कुछ इसे उनकी निजी दुनिया की एक शांत मगर गहरी परंपरा मानते हैं। पर शायद हकीकत ये है, ये सिंदूर किसी के नाम का नहीं, बल्कि रेखा की उस मोहब्बत का है जो कभी पूरी नहीं हो सकी, मगर आज भी जिंदा है। वो सिंदूर सिर्फ एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं, वो उनकी आत्मा पर लिखी गई एक कहानी है, एक इजहार जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता है। रेखा ने एक बार कहा था, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस महसूस किए जाते हैं। और यही रिश्ता है उस सिंदूर का, उस मोहब्बत का और उस रहस्य का, जिसे सिर्फ रेखा ही जानती है और शायद कभी किसी को बताएंगी भी नहीं। एक दौर था जब रेखा के चेहरे पर सिर्फ खूबसूरती की चमक नहीं थी, बल्कि उसमें हर उस किरदार की परछाई भी झलकती थी जिसे उन्होंने पर्दे पर जिया। उनके अभिनय की गहराई ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सिनेमा के सबसे बड़े मंचों से उन्हें वो मान सम्मान दिलाया जिसके वो सचमुच हकदार थीं। रेखा ने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमर की मूरत नहीं, बल्कि अभिनय की पराकाष्ठा है। उनकी अदाकारी को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, हर बार एक अलग किरदार, हर बार एक नया मुकाम। लेकिन असली पहचान तब मिली जब उन्होंने उमराव जान में एक तवायफ के किरदार को आत्मा से जिया। यह कोई फिल्मी अभिनय नहीं था, यह एक जीवंत कविता थी जिसे उन्होंने आंखों की नमी, मुस्कान की परतों और दर्द की गहराइयों से सजाया। इसी किरदार के लिए उन्हें मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, जो इस बात की मोहर थी कि रेखा सिर्फ एक स्टार नहीं, एक समर्पित कलाकार है। और फिर आया वो पल जब 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक सदी में कभी कभी कोई कलाकार ऐसा आता है जिसे कला का प्रतिनिधि कहा जा सके। रेखा उसी विरासत की मिसाल बन चुकी थीं। इन पुरस्कारों से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि हर बार जब रेखा मंच पर अवार्ड लेने पहुंची, उनकी आंखों में आभार था, चेहरों पर आत्मविश्वास और दिल में वही पुरानी लड़की जो कभी कैमरे के सामने डरते हुए खड़ी हुई थी और आज पूरे भारत की सरताज बन चुकी थी। एक वक्त था जब कैमरों की चमक, हर बुलेटिन की हेडलाइन और हर दीवार पर लगे पोस्टर बस एक ही नाम दोहराते थे, रेखा। और आज वो चकाचौंध कम हो गई है, लेकिन रेखा की आभा वो आज भी उतनी ही दमकती है जितनी तब थी जब वो पर्दे पर पहली बार आई थी। मुंबई के बांद्रा इलाके की एक शांत कोठी, वहां अकेली रहती हैं रेखा। ना कोई पति, ना कोई औलाद। लेकिन क्या वो सच में अकेली है? नहीं, क्योंकि उनके पास है एक इतिहास, एक ऐसी विरासत जो शायद ही किसी और अदाकारा को मिली हो। उनकी जिंदगी में भले ही आज भी तन्हाई है, लेकिन वो तन्हाई अब एक साधना बन चुकी है। जब भी वो किसी इवेंट में आती हैं, उनका चलना, उनका सिर उठाकर मुस्कुराना, उनका साड़ी पहनने का अंदाज
सब कुछ जैसे एक कविता सा लगता है, जैसे वक्त रुक गया हो और कैमरे खुद ब खुद उनका सम्मान करने लगे। रेखा के चेहरे की झुर्रियां भी अब एक कहानी कहती हैं। वो हर आंसू की, हर इनकार की, हर अधूरी मोहब्बत की। उनका हर लुक आज भी फैशन नहीं, एक भावनात्मक स्टेटमेंट होता है। कोई उन्हें देखकर कहता है, ये वही हैं जिन्होंने उमराव जान में जान डाल दी थी, तो कोई कहता है, इनके मुस्कान में आज भी 70 का दशक सांस लेता है। रेखा ने कभी जिंदगी को शिकायत की तरह नहीं जिया, बल्कि उन्होंने हर मोड़ पर उसे स्वीकारा, गले लगाया और एक अद्भुत स्त्री बनकर सामने आई। वो आज भले ही अकेली हो, लेकिन अधूरी नहीं है। वो एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना लोग बार बार पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आखिरी पन्ना शायद किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं, क्योंकि रेखा सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक रहस्य है, एक प्रतीक है और एक प्रेरणा भी। रेखा की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये एक औरत की लड़ाई है, समाज से, परिस्थितियों से, रिश्तों से और खुद से। वो टूटी, फिर जुड़ी, वो हारी, फिर जीती, वो अधूरी रही, लेकिन मुकम्मल बन गई। अगर आप भी कभी जिंदगी से थक जाएं, तो रेखा की कहानी याद कीजिएगा। ये बताने के लिए काफी है, अंधेरे में भी अगर आप खुद को रोशन करना सीख जाएं, तो दुनिया आपको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर आपको रेखा की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपकी फेवरेट रेखा फिल्म कौन सी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।